अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके प्यार भरे फीडबैक का, मोहब्बतों का, दुआओं का। अल्लाह ताला आप सबको भी हमेशा खुश रखे, आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। आज जो मैं आपको एक दो कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ। पहली कहानी जब मैंने वॉइस सुनी, उनकी स्टोरी में सुन रहा था, तो उनकी उस कहानी रिकॉर्ड कराते हुए यकीनन सी बातें, वो सारी बातें वो उनको याद आ रही होंगी। और वो रिकॉर्ड कराते हुए उनकी आवाज़ जिस तरह कांप रही थी और एक लम्हे को वो खामोश होगी, मुझे लगा ये रो पड़ेंगी और ऐसी अजीब सी उनकी हालत होगी। तो मैं उन फीलिंग का अंदाज़ा ही लगा सकता था, क्योंकि जिसके ऊपर बीती होती है वो बेहतर जानता होता है। तो मैं एक अंदाज़ा सिर्फ कर सकता था जिस वक्त इनके साथ ये हुआ होगा तो इनके लिए कितनी वो परेशानी की बात होगी। ये उन्होंने कहा जी मेरा नाम भी आप रियल बताएं, मेरी बेटी का नाम भी रियल बताएं और लोकेशन भी रियल बताएं। नाम है जी इनका साइमा, बहावलपुर से इन्होंने कहानी भेजी है और इनकी बेटी का नाम है महविश। साइमा कहती हैं कि जो मेरी शादी हुई वो उसी तरह जो हमारे माशरे में लड़की को सिर्फ बताया जाता है कि बेटा हमने आपका रिश्ता तय कर दिया है, ये उनका नाम है और उम्मीद है कि आपको इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। उनका कहना यह है कि आप मदर साहब जानते हैं हमारे इन इलाकों में, बहावलपुर शहर से थोड़ा सा दूर उनका रिहाइश थी, कि वहाँ पे बहुत, जिन दिनों की बात है उन दिनों में, अब तो फिर भी माँ बाप पूछ लेते हैं फरमाइश बेटी की, बेटा कोई तुम्हें पसंद तो नहीं है। वक्त आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है, लेकिन उन दिनों में कोई भी नहीं पूछा जाता था। बेटियाँ शर्म से सर झुका लेती थी। सो मैंने ही ऐसा ही किया। मेरे वालिदैन ने उस सर झुकाने को मेरी रज़ामंदी समझा और यूँ सादगी के साथ, मुराद वैसे ही जिस तरह हमारे यहाँ शादियों में ढोलक आती है, ख़वातीन ढोलक बजाती हैं, वो रस्में होती हैं, उसी तरह वो सब कुछ किया गया। हम लोग बहुत कोई अमीर कबीर लोग नहीं थे, दरमियाने से लोग थे, तो अपनी जितना अल्लाह ताला ने दिया था उस हिसाब से वालिदैन ने पूरा शादी पे ख़र्चा किया। और यूँ शादी करके मैं अपने शौहर के घर में, शहर के अंदर एक गली में जहाँ उनका घर था, वहाँ आबाद हो गई। मेरे शौहर इस घर में बिल्कुल अकेले रहते थे। उनकी वालदा का कुछ अरसा कबल इंतकाल हुआ था। जब तक वालदा ज़िंदा रहीं तो वो शादी इसलिए नहीं करते थे, और वालदा की ख्वाहिश थी कि वो शादी कर लें। और उन्होंने शादी इसलिए नहीं की कि जो घर के अंदर दुल्हन आए वो मेरी माँ का ख्याल रख सके या ना रख सके, क्योंकि जब मैं शादी कर लूँगा तो फिर मुझे बीवी को भी टाइम देना होगा। मैं जो माँ को वापस आने के बाद, जॉब से वापस आने के बाद टाइम देता हूँ, वो फिर मुझे बीवी को देना पड़ेगा, माँ का टाइम बिल्कुल कम रह जाएगा। सो इस सोच की वजह से उन्होंने शादी नहीं की। माँ की ख्वाहिश थी बेटा शादी कर लो, कम अज़ कम घर में तुम्हारा ख्याल रखने वाली आ जाएगी। मैं तो बूढ़ी औरत हूँ, बिस्तर पे हूँ, बीमार हूँ, तो मेरी तैमदारी में लगे हो, कम अज़ कम तुम्हें खाना तो बना के देगी, तुम्हारे कपड़ों का ख्याल रखेगी, तुम्हारा एहसास करेगी। और वो माँ की मोहब्बत में कि कहीं ऐसा ना हो वो ऐसी बीवी आ जाए कि मेरी माँ का टाइम भी वो ले ले और मुझे माँ से दूर करने की कोशिश करे। तो वो बहुत अरसा इसी तरह टालता रहा, लेकिन एक दिन सुबह उठा तो माँ अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। रब की रज़ा समझ के उसने शादी कर ली। और वहीं मोहल्ले में ही एक खाला जी मशहूर थी। उन्होंने कहा नाम इसका ना लीजिएगा, खाला जी कह दीजिएगा। खाला जी सब का ख्याल रखती थी और सब मोहल्ले वाले खाला जी का बहुत ही एहतराम करते थे। खाला जी का घर जहाँ पे हम लोग रहते थे, तकरीबन 2 से 3 घर छोड़ के वहीं पे खाला जी भी रहती थी। किसी का कोई मसला मसाइल, वो बहुत नेक थी, बहुत अल्लाह वाली थी, लोग बेधड़क उनके घर चले जाते थे। उनके बच्चे बहुएँ सारे बहुत ज़्यादा फर्मा बरदार थे। वो बूढ़ी औरत थी, लेकिन अभी भी लगता था कि कोई चले इनके मुकाबले में तो वो पीछे रह जाएगा, खाला आगे चली जाएंगी। अल्लाह ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सेहत दी थी। रश्क आता था उनकी सेहत को देख के, और वो फ़ख्र से कहती भी थी बेटा हमने अपने दौर की ऐसी खालिस खुराकें खाई हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हाथ पाँव सलामत हैं, किसी की मोहताजी की ज़रूरत नहीं है। इतनी उम्र हो गई है फिर भी मैं अपने सहारे आती हूँ जाती हूँ और किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। तो साइमा कहती हैं मैं भी अक्सर खाला जी के पास चली जाती, मुझे समझाती, सर पे प्यार पे हाथ रखती। उनको पता लगा था कि इस गली में मैं नई दुल्हन हूँ, तो मेरा ज़्यादा जो ख्याल रखा, क्योंकि उनकी वालदा तो डेथ हो चुकी थी। और जैसे ही वालदा इस दुनिया से पर्दा नशीन हुई तो खाला पहुँच गईं
मेरे शौहर के पास और उनको समझाने बुझाने लगी कि बेटा मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी माँ की बहुत ख्वाहिश थी कि तुम्हारी शादी हो जाए, लेकिन तुमने इस ख्याल से कि कोई ऐसी बीवी आ गई जो मेरी माँ को खुश ना रख सके, तो तुमने इस खौफ से शादी नहीं की। बेटा अब तो वो चली गई, तो अब तुम्हें अकेला नहीं रहना चाहिए और अल्लाह ताला की अभी यही हुक्म है, अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। तो उसने खाला के आगे इस तरह सर झुका लिया, खाला आप भी मेरी माँ हैं, जैसा आप बेहतर समझे। तो खाला ने इसकी रजामंदी समझी और खाला ने ही ये रिश्ता करवा दिया। तो खाला को जब पता था कि ये दुल्हन इस घर में आ चुकी है, तो खाला अक्सर घर में चक्कर लगाती। वो जब काम पे गए होते तो मेरे पास आती, बैठती, कोई काम, कोई बात, कोई ऐसा जिस तरह माँ बैठ के अपनी बेटी से पूछती, इस अंदाज में करती। खाला ना आती तो मैं उनके घर चक्कर लगाती और वहाँ से होके आ जाती। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। घर के अंदर टोटल 3 कमरे थे। एक बिल्कुल छोटा सा कमरा था, उसको आप स्टोर रूम में कह लीजिए, लेकिन स्टोर रूम से थोड़ा सा बड़ा था, और 2 बेडरूम थे। एक बड़ा सा सहन था, सहन के बिल्कुल एक कोने पे बाथरूम के साथ एक दरख्त भी लगा हुआ था जिसकी छांव पूरे सहन में होती थी। लेकिन वो जो कमरा था, जिसको स्टोर रूम कहिए या स्टोर से बड़ा तो था, लेकिन उसको बंद ही रखा गया था, हमेशा बंद ही रहता था। तकरीबन शादी के कुछ अर्से बाद मैंने शौहर से पूछा कि ये दरवाज़ा क्यों बंद है। तो उन्होंने कहा कभी इस कमरे की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। घर के इतने ही फ़र्द थे, एक माँ एक मैं, और मैं भी माँ के साथ ही सोता था कि किसी लम्हे भी माँ की तबीयत ख़राब हो, उनको पानी की ज़रूरत हो, तो भाग के मैं अपनी चारपाई से उठूँ और माँ तक पहुँच जाऊँ। अगर मैं दूसरे कमरे में सोऊंगा तो ये ना हो मैं सोता ही रह जाऊँ और माँ को रात को किसी चीज़ की ज़रूरत हो और मैं दूसरे कमरे में हूँ। तो मैं माँ जी के साथ ही चारपाई डाल के यहाँ रहता था, दूसरा कमरा भी खाली रहता था। ये जो कमरा है कभी इस्तेमाल की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। तो मैंने कहा इसको खोलने तो सही। बड़ा अरसा हो गया था, ये दरवाज़ा एक लकड़ी का दरवाज़ा लगा हुआ था जो बंद था। मैंने और मेरे शौहर ने मिल के उसको खोलने की कोशिश की। अंदाज़ा हुआ कई साल हो गए हैं बंद होने की वजह से, उसके नीचे इतनी मिट्टी जम चुकी है, इसको खोलना आसान नहीं है। तो शौहर और मैंने जितनी भी कोशिश की, उन्होंने सफाई की, मिट्टी को हटाने की कोशिश भी की, उसके बावजूद हम इस कोशिश में कामयाब ना हो सके कि उस दरवाजे को खोल लें। तो शौहर ने कहा भाई ये तो किसी को बुला के लाना पड़ेगा, ये तो बड़ा लंबा काम है, ये फिर किसी फारिग दिन में किसी को बुला के लाऊंगा, वो खोलेगा। जितना ये जंग आलूद हो चुका है और जिस तरह इसकी मिट्टी नीचे आ चुकी है, हम दोनों से तो ये खुलने से रहा। और मैंने भी फिर ज़िद नहीं की, क्योंकि मेरे पास भी इतना कोई ज़रूरी नहीं था कि मुझे हर सूरत में ये कमरा चाहिए था। मेरी ख्वाहिश थी ये बंद है, कम अज़ कम इसको खोल दिया जाए। कुछ दिन बिल्कुल खैरियत से गुजरे। शौहर बाहर थे, तकरीबन कोई हमारी शादी को 2.5 से 3 महीने का वाक़या है कि मैं एक दिन अंदर कोई सामान लेने के लिए गई तो मेरी निगाह पड़ी, वो जो कमरे का दरवाज़ा था वो खुला हुआ था। और जैसे ही मैंने देखा वो दरवाज़ा खुला हुआ है, तो उसी लम्हे में बाहर निकल रही थी कमरे से। तो मैंने मुड़ के ऐसे देखा तो मुझे नज़र आया दरवाज़ा खुला हुआ है, और इतनी देर में मैं बाहर निकल गई। मतलब जिस तरह इंसान बाहर कदम रख रहा होता है और साथ ही मुड़ के देखता है, रुक के नहीं, चलते हुए देखता है। तो कहती है चलते हुए मैंने देखा, तो मैंने देखा दरवाज़ा खुला हुआ है और मैं बाहर निकल गई। तो एकदम मेरे दिमाग ने कहा ये मैंने क्या देखा है, क्योंकि मैं देख किसी और चीज़ को रही थी और निगाह मेरी दरवाजे भी पड़ी थी। तो दरवाज़ा कैसे खुल सकता है। मैं एकदम से मुड़ी और वापस आई तो अंदर आके देखा दरवाज़ा उसी तरीके बंद था। मैंने अपने आप से हंस के कहा कि ऐसे मेरा दिमाग भटक गया था, ये क्या हुआ, मुझे खुला हुआ नजर आया, क्योंकि मैं जल्दी में बाहर निकल रही थी। मुझे ऐसा लगा ये खुला हुआ है, असल में वो बंद था। वक्त गुजरता रहा, कोई इस तरह प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन कभी कभी जो मसला होता था मेरे साथ वो ये होता था, मैं चीज़ कोई रखती थी तो जब उठाने के लिए जाती थी तो चीज़ वहाँ पे नहीं होती थी। और इसकी शिकायत मैं अपने शौहर से शुरू में तो नहीं की कि कहीं मुझसे हंस ना पड़े, हंस के मुझे टाल ना दें। वो पढ़े लिखे थे और इन बातों पे मानते नहीं थे। वो कहते थे जिन भूत प्रेत, कभी इस तरह की बात हो जाए तो हंस के कहते थे ऐसी कोई भी मखलूक इंसानों के बीच में नहीं रहती, अगर रहती है तो इंसानी आबादी से बहुत दूर रहती है, घरों में इनका कोई बसेरा नहीं, लोगों का वहम होता है। तो इसलिए भी मैं शौहर से नहीं कहती थी। लेकिन अक्सर अब मेरे साथ होता था कि मैं कोई चीज़ रखती थी तो वापस जाके देखती थी चीज़ नहीं होती थी। सारा घर छान मारती थी, सारा घर ढूंढ लेती थी और वापस उसी जगह पे देखती थी जहाँ पे रखी होती थी, तो वहाँ पे वो मुझे चीज़ मिलती थी। जब काफ़ी ऐसा इस तरह चलता रहा तो एक दिन हिम्मत करके रात के टाइम मैंने अपने शौहर से कहा आपसे एक बात करनी थी। उन्होंने कहा हाँ बोले। मैंने कहा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, आप बताओ। मैंने उनसे कहा पता नहीं क्यों मैं कोई चीज़ रखती हूँ तो जब उठाने जाती हूँ तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं होती। मैं जब ढूंढ ढूंढ के थक जाती हूँ
वापस आके देखती हूँ वो चीज़ उसी जगह पे रखी होती है। मेरे शौहर मेरी इन बातों को सुनते रहे और कहा, साइमा, ये इंसान थक जाता है जब उसके साथ इस तरह के वाक़यात होते हैं, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं। इसी तरह नॉर्मली वो बात को टाल गए। एक दिन मैं कमरे में बैठी हुई थी, अकेली थी, दिन का टाइम था और ये गर्मियों के दिन थे। लाइट चली गई, दरवाज़ा खुला हुआ था, बाहर से रोशनी कमरे में आ रही थी, लेकिन जैसे ही पंखा जो छत पे चल रहा था वो बंद हुआ तो अंदर एक गर्मी का सा एहसास हुआ। और जैसे ही गर्मी का एहसास हुआ तो मुझे लगा कि अब मुझे उठ के बाहर जाना चाहिए और जो दरख्त के नीचे चारपाई पड़ी है वहाँ पे बैठूं, शायद बाहर कुछ मौसम बेहतर हो। मैंने अपनी चप्पलें पहनी और चलती हुई बाहर चली गई। हाथ का वो मैंने पंखा उठाया हुआ था, जो खजूर की जो टहनियों को सुखा के उसके साथ एक हाथ का पंखा बनाया जाता है, वो पंखा इस तरह मैं अपने आप को हवा देती हुई उस दरख्त के नीचे जाके बैठी। लेकिन एहसास हुआ, अंदाज़ा हुआ यहाँ पे भी बैठना बहुत मुश्किल है, आज बहुत ही ज़्यादा बाहर गर्मी है। मैंने फ़ैसला किया कि कम से कम अंदर कमरे का माहौल बेहतर था, यहाँ नहीं बैठा जा सकता, मुझे कमरे में ही जाना चाहिए। और वो कहती है, मैं चलती हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही कमरे के अंदर मेरी निगाह पड़ी तो पहली निगाह उस दरवाजे की तरफ पड़ी तो वो दरवाज़ा खुला हुआ था। अब मैं सामने खड़ी थी और दरवाज़ा खुल चुका था। पूरा नहीं खुला था, लेकिन इतना खुला हुआ था कि मुझे क्लियर महसूस हो रहा था कि दरवाज़ा खुला हुआ है। एकदम से मेरे अंदर ऐसा खौफ सा आया कि मुझे लगा ये वहम नहीं है, मेरी आंखें देख पा रही हैं, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरी दिल की धड़कन तेज़ हुई और एकदम से मेरे अंदर ऐसा खौफ सा आया कि तेज़ी के साथ मैं बाहर निकल आई। और जब मैं बाहर निकल आई तो मेरे दिल की धड़कन जो तेज़ थी ऐसा नॉर्मल हुई। तो फिर मैंने कहा, मैं इतनी क्यों घबरा गई? अगर दरवाज़ा खुला हुआ था तो इसमें ऐसा क्या था? मुझे देखना चाहिए था अंदर क्या है, दिन का टाइम है, मैं इस तरह क्यों परेशान हो गई? मुझे अंदर जाके देखना चाहिए। और जब मैं अंदर दाखिल हुई और दरवाजे पे निगाह पड़ी तो दरवाज़ा अपनी जगह पे बंद था। अब मैं खुद अपने आप से सवाल करना शुरू हो गई, या खुदाया, वो वहम था, ये वहम है, ये कैसे हो सकता है? आज तो मैं सामने खड़ी रही हूँ, दरवाजे को मैंने खुला हुआ देखा है, फिर बंद कैसे हो गया? तो मैं चलती हुई दरवाजे के पास गई, उसको इस तरह हाथ लगा के धक्का देने की कोशिश करी कि शायद ये खुल जाए। तो अंदाज़ा हुआ दरवाज़ा तो उसी तरीके बंद है जो उस दिन हम लोग ज़ोर लगाते रहे, नीचे मट्टी जमी हुई थी, आज भी वही सूरत हाल थी, दरवाज़ा तो खुल ही नहीं सकता था। मैंने फ़ैसला किया कि आज रात में अपने शौहर से ये बात करूँगी। और जब वो आए तो मैंने उन्हें कहा, उस दिन तो आपने मुझे टाल दिया ये कह के कि मैं चीज़ें रखती हूँ, मिलती नहीं हैं, ऐसे है ऐसे है, आज आप पता है क्या हुआ है? वो मेरी तरफ इस तरह बेध्यानी में बात सुन रहे थे जैसे फिर से मैं ही वही बच्चों वाली बातें कर रही हूँ। बोले, हाँ क्या हुआ है? तो मैंने कहा, आज वो दरवाज़ा खुला हुआ था जिसको हम दोनों मिलके खोलने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं खुला था, आज वो खुला हुआ था। तो एकदम से मुस्कुराया और कहा, अच्छा तो फिर अंदर क्या रखा हुआ था? मैंने कहा, मैंने ये तो नहीं देखा। कहती, भाई हैरत की बात है, दरवाज़ा खुला हुआ था, तुमने देख भी लिया, ये नहीं देखा अंदर क्या रखा हुआ है? मैं डर गई थी। ये हुई ना बात, असल में तुम डर गई थी। असल में दरवाज़ा खुला ही नहीं, तुम्हें डर लगता है, तुम अकेली रखती हो, बाजू का तो कोई इस तरह की चीज़ सोचती हो या तुम्हें महसूस होता है तन्हाई का, तो तुम चीज़ रख के खुद से बेध्यानी में उसको वहाँ से नहीं उठाती और तुम्हें लगता है चीज़ मिल नहीं रही। उन्होंने मुझे बड़ा लेक्चर दे दिया। दरवाजे का भी ऐसे कहा, वो खुला हुआ ही नहीं था, तुम्हारे दिमाग को ऐसा लगा खुला हुआ है, तुम एकदम से डर गई और ऐसे बात को उन्होंने टाल दिया। अब मुझे पता नहीं इस घर से क्यों अजीब सा एक खौफ सा आने लगा, अजीब सा एक वहम सा आने लगा, लेकिन मैं शौहर से बात करते हुए डरती थी। और फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ, उसी तरह छोटी छोटी हरकतें जो होती थी, चीज़ें गुम होना, ये होना वो होना होता रहा। और फिर इसी दिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अंदर दाखिल हुई तो दरवाज़ा आज ना सिर्फ खुला हुआ था बल्कि पहले से भी थोड़ा सा ज़्यादा खुला हुआ था। तो मैंने हिम्मत की कि मेरे शौहर जो उस दिन मुझ पर हंस रहे थे, दरवाज़ा खुल चुका है, ठीक है मैं घर में अकेली हूँ, लेकिन ये दिन का टाइम है, रात को उनके होते हुए कभी ऐसी हरकत नहीं हुई। जब मैं अकेली होती हूँ तो ऐसा होता है, मुझे हिम्मत करके अंदर देखना चाहिए अंदर क्या है। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं बहुत डरी हुई भी थी। अभी तक मेरी आंखें, मेरा दिमाग
सोच रहा था, आंखें ये देख रही थीं वो खुला हुआ है, दिमाग बार बार ये सोच रहा था कहीं वहम तो नहीं है, ऐसा तो नहीं मैं करीब जाऊं तो ये बंद हो जाए, कोई इसके पीछे खड़ा हुआ तो नहीं है, कोई इसके पीछे आंखें तो नहीं है जो मुझे छुप छुप के देख रही हैं। मेरी ऐसी बातें बहुत सारी दिमाग में आ रही थी और मैं खौफजदा सी होती जा रही थी। और मैं चलते चलते जब उस दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंची तो ये देखा कि अभी तक दरवाज़ा खुला हुआ है। और मैंने जैसे ही दरवाजे को डरते डरते ऐसे हाथ रखा और उसको धक्का दिया थोड़ा सा, तो दरवाज़ा और खुल गया। ऐसा लगता था जो दरवाज़ा उस दिन खुला ही नहीं था, बिल्कुल जैम सा था, बंद हुआ हुआ था, सख्त हुआ हुआ था। ऐसा लगता था वो तो बिल्कुल ऐसे हवा के साथ जैसे खुल रहा हो। मैंने ऐसे हल्का सा हाथ टच किया डरते हुए और दरवाज़ा खुल गया। और मेरी आंखों ने जो मंजर देखा, अंदर एक पुरानी सी बड़ी सी पेटी पड़ी हुई थी। मैंने सोचा मुझे अंदर दाखिल होना चाहिए और इस पेटी को खोल के देखना चाहिए। लेकिन मेरी दिल की धड़कन जो तेज़ थी, मेरे ऊपर खौफ जो सवार हो रहा था, जो मैं डर रही थी, जिस्म कांप रहा था, मैंने अभी घुसने के लिए एक कदम आगे ही बढ़ाया तो मुझे लगा पता नहीं ऐसे जैसे कोई एक हवा का बहुत झोंका सा आया हो, बड़ा सा झोंका, और आके मुझसे टच हुआ हो। और वो इतना ठंडा यख झोंका था हवा का, इतना ठंडा यख था, एक दफ़ा झुरझुरी सी आ गई, मेरा जिस्म कांप सा गया और जल्दी से मैं पीछे हट गई। मैं डर के फौरी तौर पे पीछे आ गई, लेकिन दरवाज़ा अभी तक भी खुला हुआ था। मैं अब कमरे से बाहर आ गई और दोबारा आके अंदर देखती थी तो दरवाज़ा खुला हुआ था, और मैं फिर बाहर चली जाती थी, फिर अंदर आती थी तो दरवाज़ा खुला होता था। और मैं इंतज़ार करने लगी कि अब मेरे शौहर घर में दाखिल हों तो आज उनको मैं दिखा सकूं कि ये ले दरवाज़ा खुला हुआ है। और जब मुझे अंदाज़ा हुआ शौहर बाहर आ चुके हैं, मैंने अंदर मुड़ के देखा तो दरवाज़ा अभी तक खुला हुआ था। मैं दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ गई और मेरे शौहर मुझे इस तरह दौड़ते हुए देख के परेशान हुए, कहते क्या हुआ है, क्या हुआ है, सब खैर है ना साइमा? मैंने कहा जल्दी से अंदर है, जल्दी से अंदर है। वो भी एकदम से परेशान हो गए, भागते हुए मेरे साथ अंदर आए। क्या हुआ है? मैंने कहा वो देखें दरवाज़ा खुला हुआ है। और जब उन्होंने सामने की तरफ देखा तो दरवाज़ा बिल्कुल बंद था। कौन सा दरवाज़ा खुला हुआ है? मेरी तरफ देख के वो यूँ चौंके, कौन सा दरवाज़ा खुला? मैंने कहा ये सामने वाला। उन्होंने कहा वो तो बंद है, मुझे नज़र आ रहा है बंद है, तुम्हें कैसे खुला हुआ नज़र आ रहा है? मैंने कहा हाँ अब बंद है, आपके आने तक खुला रहा है, सारा दिन खुला रहा है, और मैंने अंदर भी देखा था, क्या हुआ है? कहते आओ मेरे साथ आओ। उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे लेके उस दरवाजे के करीब गए, ज़ोर से धक्का लगाने की कोशिश करते रहे। दरवाज़ा उसी तरह बंद था जैसे पहले था, जैसे कभी खुला ही ना हो। कहते खोल के दिखाओ, ये लो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैंने उसी तरह हाथ लगाया जिस तरह खोलने के लिए किया था, दरवाज़ा नहीं खुला। मैंने अपने शौहर की तरफ देख के कहा आज मैंने इसको खुला हुआ देखा, मेरी एक बात का यकीन कीजिए, आपने कहा था ना अंदर क्या है, मैंने आज अंदर देखा है। उसने कहा क्या है अंदर? तो मैंने कहा अंदर एक बड़ी सी पेटी है, काफ़ी पुरानी पेटी पड़ी हुई है, और उसका जो हुक लगा हुआ है उसके अंदर एक छोटा सा इस तरह का ताला भी पड़ा हुआ है, पुराने दौर के जिस तरह इस तरह के ताले होते हैं। उसने कहा किस तरह का ताला है? मैंने उनको नक्शा भी बता दिया कि ये मैंने देखा है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अंदर जाऊँ, लेकिन एक ऐसा झोंका सा आया जो मुझे आके लगा है, और उसके बाद मैं डर के पीछे हट गई, वरना मैं इसको खोलना भी चाह रही थी। मेरे शौहर मेरी बात सुनते रहे और मुझे कहते रहे सच बताओ सैमा क्या बात है? तो मैंने उन्हें कहा मेरा विश्वास कीजिए, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने आज देखा है। और मैं आज इस तरह उलझी हुई थी कि उसको अंदाज़ा हो गया कि इस बात को सच या झूठ निकालना पड़ेगा, कि मैं अपनी बात में सच्ची हूँ या झूठी हूँ। उनको पता लग गया था कि मैं अब उलझ गई हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी इस परेशानी को देखते हुए मैं सुबह किसी को बुलाता हूँ, पहला काम यही करते हैं, इस दरवाजे को खुलवाते हैं। और ऐसा ही हुआ। जब वो सुबह उठे और बाहर गए, कारीगर को लेके आए, उसने कहा टाइम लगेगा लेकिन खुल जाएगा। वो काफ़ी देर लगा रहा, वो मेरे साथ बाहर रुके रहे और अंदर जाते उसकी हेल्प करते और फिर बाहर आ जाते। इस तरह करते करते मुझे कहा मुबारक हो, दरवाज़ा खुल चुका है। और मैं जब वो वहाँ से चला गया बंदा, तो मैं भी भागती हुई अंदर गई, और जब दरवाज़े को खोला गया तो बिल्कुल वही पेटी जो मैंने देखी थी अभी भी सामने मौजूद थी, और उसके अंदर वही ताला लगा हुआ था जिसका पुराना, जिसका मैंने उनको पूरा नक्शा बताया था। तो वो एकदम पेटी को देख के ना सिर्फ चौंक गए, बल्कि कहा ये तो ताला वही है जिस तरह तुम कह रही थी। तो मैंने कहा मुझे बताइए मैंने कैसे देख लिया, और आप भी इस दरवाजे को बंद करके देखिए, कोई ऐसा सुराख, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से मैं झांक के इसको देख लूं कि आपको कहूं कि जी मैंने झांक के देख लिया था और आपको बताया, कोई ऐसी जगह नहीं है।
तो एकदम से वो भी हैरान हो गए वाकई कि ये बेगम ने कैसे देख लिया। उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला, वो हथौड़ा लेके आए क्योंकि उसकी चाबी तो हमारे पास नहीं थी, उसको तोड़ा गया, और जब उसको तोड़ा गया, उस पेटी को खोला गया तो उसके अंदर पुराने रज़ाइयाँ और इस तरह के कपड़े और सामान थे जो उनकी वालदा का था। कोई इसमें कीमती चीज़ नहीं थी। जब रात को हम लेटे हुए थे तो मैंने उनको बात की कि आप मुझे हमेशा झुठलाते रहे, आखिर आज मेरी बात सच्ची हो गई, अंदर पेटी मिल गई ना, और आप इसको झुठलाते थे। तो वो किसी गहरी सोच में थे। मुझसे बोले तुम क्या चाहती हो, मैं इस घर को बेच दूं? मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो उन्होंने कहा फिर तुम क्या कहती हो, तुम्हारा दिल नहीं लगता इस घर में? उन्होंने कहा लगता है। उसने कहा क्या कभी तुम्हें कोई परेशानी हुई है? इस दरवाज़ा खुलने के अलावा कोई मसला तो नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं। तो कहते फिर तुम्हें रहना चाहिए, छोड़ दो इस दरवाजे को, छोड़ दो इसको, और कोशिश करो अब इन चीज़ों की तरफ ध्यान मत दो। खुल गया है, जैसे भी खुला, तुमने जैसे भी देखा, मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूं, लेकिन इसकी तरफ ध्यान मत दो। 2-3 महीने सुकून से गुजर के कुछ भी नहीं हुआ, और मेरा भी ध्यान उस कमरे, उस दरवाजे की तरफ, जो हर वक्त मुसलसल उसकी तरफ रहता था, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से दिमाग साइड पे होना शुरू हो गया। और तकरीबन 4-5 महीने बाद मैं उस बात को भूल गई। लेकिन मेरे घर के अंदर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मुझे हिला के रख दिया, क्योंकि अब हमारी शादी को तकरीबन कोई 1 साल से ऊपर हो चुका था। मैं खुशखबरी अपने शौहर को सुना चुकी थी कि हमारे यहाँ अल्लाह ताला एक फूल खिलाने वाले हैं, मैं मां बनने वाली हूँ। मेरे शौहर बहुत ही ज़्यादा खुश थे, हम दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे, और वो इन दिनों में मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे थे। फल लेके आते, खाने पीने की चीज़ें लेके आते, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते, मुझे घुमाने फिराने के लिए ले जाते, जितना ज़्यादा हो सकता था वो मेरा ख्याल रख रहे थे। कि वहीं पे ही एक दिन खबर आई कि रोड पे किसी कार की टक्कर की वजह से उनको अस्पताल ले गए। लेकिन वहाँ पे अल्लाह ताला ने उसको उस दिन अपने पास बुलाने का फ़ैसला कर लिया था। वो उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन था कि मैं जब अस्पताल पहुँची तो मुझे डॉक्टर ने कहा हम आपके शौहर को नहीं बचा सके। हादसा इतना ख़तरनाक किस्म का था कि कोशिश के बावजूद भी वो होश में नहीं आए और इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। मेरे लिए ये एक बहुत ही बुरी खबर थी। मेरी दुनिया अंधेरी हो चुकी थी, मैं अजीब सी हो चुकी थी। मेरे लिए क़यामत का मंजर था। खाला आई, उन्होंने आके मुझे सहारा दिया और उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी माँ हूँ मैं, अब मैं तुम्हारे घर में मुसलसल चक्कर भी लगाती रहूँगी, तुम भी मेरे घर आती रहना, कोशिश करना भी इस घर को मत छोड़ना। ये घर तुम्हारा और तुम्हारे घर के, तुम्हारे जो पेट में है ये उसका है। क्योंकि कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने मुझे माँ बनाना था, और वही हुआ। मेरे यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम मैंने महविश रखा। मैं बहुत खुश थी कि एक बेटी मिली, लेकिन उदास थी इस बात पे कि वो एक प्यार करने वाला शौहर मुझे छोड़ के चला गया था। घर वालों ने मुझे कहा कि तुम वापस आ जाओ, हम तुम्हारी कहीं और शादी कर देते हैं। मुझे अपने शौहर से इतना प्यार था, वो मेरा इतना ख्याल रखते थे, मैंने फ़ैसला किया नहीं, मैं अब महविश के लिए जीऊँगी, मैं शादी नहीं करूँगी। फ़िलहाल शादी के नाम से ही मुझे चिढ़ थी, नफ़रत सी हो गई थी। उस घर में उस शौहर की यादें थीं, बहुत सी यादें, तो मैं उस घर में रहना चाहती थी। उन यादों के सहारे वक्त गुज़रता रहा, ज़िंदगी चलती रही। मैंने इधर उधर के काम पकड़ के काम करने शुरू कर दिए। मुझे माँ बाप ने बहुत काम करना, कपड़ों के ऊपर कढ़ाई करना और इस तरह की सिलाई करना सिखाया था। माँ बाप भी मेरी हेल्प करते, यहाँ तक कि मेरा गुज़र बसर होना शुरू हो गया। बेटी तकरीबन जब 2.5 से पौने 3 साल की थी, तो मैं अक्सर उसको अपने साथ लेके जाती, और कहीं दूर जाना होता तो मैं उसको खाला के यहाँ छोड़ के जाती। सब लोग गली वाले मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मेरे शौहर की वजह से मेरी बहुत इज़्ज़त करते थे। तो मेरा भी मिलना जुलना इस तरह का था कि बहुत बहुत ख्याल, खाला के अलावा भी लोग ख्याल करते थे। उस दिन भी मुझे कहीं जाना था, तो महविश को मैंने, बच्चे जो खाला के घर के बाहर खेल रहे थे, तो मैंने कहा बेटा आप खाला कहाँ हैं? उन्होंने कहा अंदर हैं। तो मैंने उनको कह दो महविश को मैं छोड़ के जा रही हूँ, मैं थोड़ी देर तक वापस आऊँगी। तो इतनी देर में खाला भी बाहर आ गई, मुझे कहती है हाँ बेटा कहाँ जा रही हो? मैंने बताया खाला मैं ऐसे काम जा रही हूँ, महविश को ज़रा छोड़ के जा रही हूँ, मैं वापस आती हूँ। उन्होंने कहा हाँ बेटा ये खेल रही है, मैं इस पर निगाह रखती हूँ, तुम जाओ। महविश को उनके यहाँ छोड़ के मैं अपने काम पे चली गई। मैं इसलिए छोड़ के गई थी कि मैं लेट भी हो सकती हूँ, कोशिश यही थी कि जल्दी वापस आ जाऊँ, लेकिन ऐसा ही हुआ, मैं लेट हो गई।
जब मैं अपनी गली में पहुंची तो काफ़ी टाइम हो चुका था, शाम तकरीबन हो ही चुकी थी, अंधेरा फैलने ही वाला था, लेकिन अभी फैला नहीं था। पहले पहले मैं महविश की तरफ गई तो वो खाला के घर के बाहर गली में बच्चों के साथ खेल रही थी। तो मैंने उसे कहा, महविश बेटा आओ घर चलें। तो उसने मुझे आगे से कहा, नहीं मैंने अभी बच्चों के साथ खेलना है, नहीं 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 अभी मैंने खेलना है, अभी नहीं मैं आऊँगी, थोड़ी देर तक आऊँगी, आप जाएँ जाएँ जाएँ। छोटी सी बच्ची थी अपनी, इस तरह की जिस तरह इशारों में बच्चे समझाते हैं कि नहीं, जिस तरह नहीं आते, और इतना क्लियर तो वो इतना ज़्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन कहती वो इस तरह मुझे कह रही थी अब जाएँ, अभी मुझे खेलना है। तो मैंने कहा अच्छा चले, मैं भी ज़रा फ्रेश होकर आऊँ, थक चुकी थी, इसको आके 5 मिनट तक ले जाती हूँ। चलें, बच्ची जिद कर रही है 5 मिनट और ले ले। कहती है मैं सीधी अंदर दाखिल हुई, और जब मैं अंदर दाखिल हुई, घर के अंदर जैसे ही पहुंची, दरवाज़ा खोला तो आज दरवाज़ा खोलते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि महवेश अंदर चारपाई पे बैठी खेल रही थी। तो एकदम से मुझे झटका लगा, महवेश तो बाहर खेल रही थी, अंदर कैसे आई? तो मैंने कहा महवेश? कहती जी। फौरी तरफ मेरी तरफ माँ को देख के, इस तरह बच्ची मुखातिब देखते वो हो जाती है, मेरी तरफ अलर्ट हो गई, जी जी मामा। तो मैंने कहा बेटा तुम तो बाहर खाला की तरफ खेल रही थी। कहती नहीं मामा, खाला मुझे छोड़ गई हैं। अब ये ऐसा अजीबो गरीब मेरे लिए खौफनाक लम्हा था कि उस वक्त उनकी आवाज़ भी भरा गई, और उस वक्त उनकी आवाज़ कांप रही थी कि मेरी बेटी मेरे आगे बैठी हुई थी और उसको मैं देख के डर रही थी। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, ये कौन है, ये वो कौन थी जो बाहर खेल रही थी? मैं अभी इस कश्मकश में वहां पे खड़ी हुई थी, ये कौन है, वो कौन थी, ये कौन है? एकदम से एक बात जो मेरे जहन में आई, उससे मैं कांपना शुरू हो गई। मैं अपनी बेटी के करीब ही जा रही थी, वो बिल्कुल क्लियर मेरी बेटी थी और सामने बैठी हुई थी। वही कपड़े जो मैंने आज सुबह उसको पहनाए थे, जो उसने पहने हुए थे, वही कपड़े ही उसने पहने हुए थे, वही आवाज़ थी, वही सब कुछ, मेरी बेटी थी। लेकिन जिस बात का एकदम मेरे दिमाग में आई तो मैं एकदम से डर गई और तेज़ी के साथ भागती हुई मैं बाहर आ गई। तो उसने पीछे से मुझे बाकायदा पुकारा, मम्मी मम्मी, इस तरह मुझे पुकारती थी उसने मुझे पुकारा, लेकिन मैं भागती हुई बाहर आ गई, क्योंकि एक बात जो मेरे दिमाग में आ गई थी उससे मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। भागती हुई बाहर आई और खाला के घर में दाखिल हुई, ये देखने के लिए कि मेरे दिमाग में जो चीज़ आ चुकी थी, मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा था। जब मैं खाला के पास गई तो खाला ने मुझे एकदम से समझ गई कि ये डर गई, ये भागती हुई, क्या हुआ सायमा, क्या हुआ? क्योंकि अब मेरी बेटी गली के बाहर भी नहीं थी। मैंने कहा खाला महवेश कहाँ है? तो उसने कहा महवेश तो अंदर कमरे में है। तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? खाला ने पूछा। मैंने कहा खाला महवेश घर में बैठी हुई है, मैं उसको अभी देख के आ रही हूँ, इसलिए मैं भागती हुई बाहर आ गई हूँ। खाला क्या, मैं समझी नहीं क्या कह रही हूँ, महवेश तो ये है। उसने कहा खाला मैं यही परेशान हूँ, ये महवेश है या वो महवेश? वो तो बिल्कुल कपड़े भी वही हैं, आवाज़ भी वही है, सब कुछ वही है। मेरी हालत खाला को समझ आ गई कि ये बेहोश होने वाली है, बहुत ज़्यादा कांप रही है, बहुत ज़्यादा डर गई है कि वो असली महवेश है या ये असली महवेश। तो एकदम खाला अलर्ट हो गई, जो थोड़ा बहुत मेरी बातों से भी उनको पहले से पता था कि इस तरह के वाक़यात हो चुके थे, अकेले रहते हुए भी वाक़यात होते थे, जो मैंने खाला को बताए थे वो बहुत छोटे छोटे वाक़यात थे, लेकिन मैं खाला को बता चुकी थी। तो खाला एकदम से उठी और जल्दी से महवेश के पास गई और जाके उसको हाथ से पकड़ा, उसको कहा महवेश, उससे बात की इस तरह जैसे तस्दीक कर रही हूँ, ये महवेश हो, ये वो महवेश। महवेश ने बात की और खाला ने उसको पकड़ा और उसको हाथ में लेके कहा चलो सायमा, कहाँ है महवेश? और खाला, अभी तक महवेश को खाला ने पकड़ा हुआ था, उसको लेते हुए हम घर के अंदर दाखिल हुए। और जब हम कमरे में आए तो सामने उस जगह पे जहाँ पे महवेश बैठी हुई थी कोई भी नहीं था। खाला ने वहीं पे खड़े होके बाकायदा पढ़ना शुरू कर दिया, और पढ़ने के बाद मेरे ऊपर दम किया, महवेश पे दम किया, और कमरे के अंदर भी दम किया, मुझे बिठाया, पानी पिलाया, और महवेश को वापस उधर ही छोड़ के आ गई बच्चों के साथ घर में। और मुझे कहा अब बताओ क्या हुआ? मैंने उनको सारी बात बताई। खाला इस तरह महवेश देखा। खाला ने मुझसे पूछा जब तुम अंदर दाखिल हुई और तुमने महवेश को देखा, उसकी आवाज़ भी वैसी थी, कपड़े वैसे थे, तुम्हारा वहम नहीं हो सकता, तो तुम्हें कैसे दिमाग में आया कि ये महवेश नहीं है वो महवेश है? तुम इसको भी तो महवेश समझ सकती थी। उसने कहा खाला मैं दरवाजे को बाहर से लॉक करके गई थी, और जब मैं अंदर दाखिल हुई हूँ तो दरवाज़ा खोल के मैंने अपने हाथों से चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई हूँ। और वो बच्ची बोली है कि खाला मुझे छोड़ के गई हैं। उस वक्त वो बात जो मेरे जहन में आई है, जिससे मैं एकदम डर गई हूँ कि दरवाज़ा तो बाहर से लॉक था,
खाला इसको कैसे छोड़ के जा सकती है? अगर दरवाज़ा खुला होता फिर मैं उसकी शायद बात मान लेती, दरवाज़ा तो बाहर से लॉक था। जैसे ही बात मेरे दिमाग दी तो खाला तो मैं एकदम से डर गई और मैं भागती हुई बाहर भागी आपके घर की तरफ। मैं समझ गई ये मेरी बेटी नहीं है, ये कोई और है। खाला ने कहा, बेटा तुम बहुत घबराई हुई हो, तुम बहुत डर चुकी हो, तुम आज रात मेरे घर पे ही रहो, क्योंकि तुम इस घर में नहीं रह सकोगी। और हाँ ये सच है, जब तुम मुझे अंदर लेके आई हो बेटा, मैं जब पढ़ रही थी तो तुम्हारी बात, ये नहीं कि तुमने मुझे बताया था या मैं डर गई थी, इस कमरे में मुझे भी ऐसे महसूस हुआ कि ये भारी है बहुत ज़्यादा। और अब वैसे भी तुम्हारे शौहर नहीं है, छोटी छोटी बातें जो होती रही हैं तुम मुझे बताती रही हो, लेकिन इस वाक़ये के बाद मैं तो नहीं चाहूँगी तुम इस घर में रहो, तुम मेरे की तरफ आ जाओ। और उस रात मैं खाला की तरफ रही और उसके बाद मैंने खाला से इजाज़त ली कि मुझे माँ बाप की तरफ जाना है, और मैं अपने माँ बाप के घर चली गई। उनको भी जब सारा ये वाक़या सुनाया तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, आपको वो घर बेच देना चाहिए, अब आपको उस घर में नहीं रहना चाहिए। आपके शौहर भी इस बात को समझ चुके थे लेकिन वो चुप कर गए, इन बातों को नहीं मानते थे, लेकिन उनके सामने भी जब ये मंजर आ गया था तो वो समझ गए थे, लेकिन आप डर ना जाओ इसलिए चुप कर गए हो। वालिदैन ने जब ये मुझे बात कही, हो सकता है उसी घर की नहुसत की वजह से उनका वहाँ पर रोड के ऊपर जो एक्सीडेंट हुआ था, शायद उसकी वजह भी ये नहुसत ना हो। जब ये बात मेरे जहन में आई कि ये वजह बन सकती है घर वो बंद, क्योंकि मैंने कैसे देख लिया था, मैंने घर वालों को सारी सूरत हाल बता दी, वो मैंने पेटी कैसे देख ली, वो मैंने ताला कैसे देख लिया, वो दरवाज़ा खुला कैसे था, जबकि वो जिस बंदे को कारीगर को लेके आए थे वो भी 2-2.5 घंटे लगा रहा था ताला खोलने में, वो दरवाज़ा खोलने में बड़ी मुश्किलों से ताला खुला था, तो मैंने दरवाज़ा कैसे देखा था। उसके बाद फिर मैंने फैसला किया कि उस घर को बेच देना चाहिए और फिर मैंने उस घर को बेच दिया। कहती हैं आज भी उस कहानी को, उस बच्ची को जब मैं याद करती हूँ तो मेरा जिस्म, मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, मेरा जिस्म कांपना शुरू हो जाता है। ये थी जी साइमा की सच्ची कहानी जो साइमा ने मुझे भेजी। और दूसरी कहानी जो मुझे भेजी है वो भेजी है सज्जाद ने कुवैत से, और ये कहानी है इनके मामू की जिनका नाम है बशीर। जो कहते हैं मामू ने पूरी फैमिली को ये कहानी सुनाई थी। वो कहते हैं मामू बशीर पहले एक कराची शिफ्ट होने से पहले एक मुल्तान में जॉब करते थे। उनकी जॉब ये थी, ट्रकों के अड्डों पे जो सामान आता था, मामू पढ़े लिखे थे और उनको एक ही शौक़ था फ़िल्म देखने का। जब भी उनको टाइम मिलता वो फ़िल्म देखते। अपने काम में बहुत ही ईमानदार थे, शक्ल सूरत के एक नॉर्मल इंसान थे, कोई इतनी ख़ास शक्ल नहीं थी, नॉर्मल से इंसान थे, लेकिन कुछ पढ़ लिख गए थे जिसकी वजह से उनको नौकरी मिल गई। वो अड्डे पे बैठ के मुसलसल जो कुछ सामान आता उनको एक मेज़ और कुर्सी मिली हुई थी, उसके ऊपर बैठते और लिखते और सारा हिसाब किताब उनके पास होता। वो वहाँ काम करते रहे। कुछ दिनों के बाद उनको उसी कंपनी ने कहा कि अभी वो बंदा हमारा चला गया है। वो बहुत ईमानदार थे, पढ़े लिखे भी थे, सिर्फ लिखत पढ़त के अलावा भी सारा बाकी उनका जो था सारा कुछ संभाल लेते थे। तो जो मालिक था उनसे बहुत खुश था, तो उसने कहा कुछ दिनों के लिए आप कराची शिफ्ट हो जाओ, वहीं पे हमारा जो बंदा है वो गया है और कुछ घपले भी उसमें आ रहे हैं हिसाब किताब में, आप ईमानदार हो, हम आपको पैसे भी बढ़ा के दे देंगे और आप कुछ दिन वहाँ पे लगाओ, उसके बाद जब बंदा कोई और ढूंढ लेंगे तो आपको वापस मुल्तान बुला लेंगे। जब मालिक ने बहुत ज़्यादा कहा तो वो मान गए, क्योंकि उनको पता था कि वो ईमानदार शख्स हैं और वो जानते थे अगर वो कराची जाएंगे तो वो जो घपले हैं, वो जो हिसाब किताब है वो ठीक करके, मालिक को सही करके, सारा अच्छा सेटअप बना के, और जब नया बंदा आएगा उसको ट्रेन करके उसके हवाले करके वो वापस आ जाएंगे। शुरू में जाते ही उन्होंने होटल में कमरा ले लिया और अपने लिए किराए का घर ढूंढना शुरू कर दिया। तकरीबन 3-4 दिन होटल में उनका क़याम रहा और इतने में उनको एक घर मिल गया। वो एक छोटा सा घर था, अकेले वो रहते थे, अभी उनकी शादी नहीं हुई थी। उस घर में रहते, सुबह काम पे चले जाते, सारा दिन काम करते और शाम को घर आके सो जाते। घर के अंदर छोटा मोटा सामान रहने के लिए जो कुछ किया था, अभी 4-5 महीने उन्होंने वहाँ पे रहना था, तो 4-5 महीने में होटल में तो नहीं रह सकते थे, तो उन्होंने कहा कम से कम अपना घर होना चाहिए। मामू को जो एक शौक़ था, वो कभी कभी खाना भी बनाते थे, उनको खाना बनाने का शौक़ था। अक्सर वो बाहर से खाते थे, लेकिन कभी कभी वो घर में भी शौक़ से खाना बनाते थे। आलू गोश्त वो बहुत अच्छा पकाते थे। जब भी उनका दिल होता तो वो आलू गोश्त बनाते, वैसे उनको सब कुछ बनाना आता था। और जिस दिन उनकी जल्दी छुट्टी हो जाती, वो फारिग होते, उन्हें हिसाब किताब ना करना होता, तो सीधा सिनेमा जाते और टिकट लेके फ़िल्म देखते और रात को आके सो जाते। और उनकी कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं थी, ज़्यादातर उनका जो शौक़ होता, कौन सी नई मूवी आई है, नई मूवी जाके वो देखते। एक दिन ऐसा ही हुआ, आज वो बहुत जल्दी फ्री हो गए, तो खुश थे कि चलो आज टाइम है, आज कुछ इतना काम भी नहीं था, मैं फारिग भी जल्दी हो गया, चल के मूवी देखते हैं।
वहाँ पहुँचा तो जो एडवांस बुकिंग थी वो ख़त्म हो चुकी थी। सो उनको लाइन में लगना पड़ा और लाइन में लग के अब उनको टिकट लेनी थी। एक लंबी लाइन थी। जो इधर उधर टिकट बेच रहे होते थे वो थोड़े से पैसे ज़्यादा लेते थे, लेकिन टिकट फौरी मिल जाती थी। आपको टिकट घर से, वो जो एक जगह बनी होती थी उस दौर में, तो फिर पूरा लाइन में लगना पड़ना था। लाइन में लग के जब आपकी बारी आती तो आप टिकट लेते थे। वो बहुत लंबा काम होता था। जो पैसे वाले लोग होते थे वो कोशिश करते थे बाहर से, जो ब्लैक में बेच रहे होते थे, उनसे टिकट ले लेते। उन्होंने भी इधर उधर बंदा देखा, कहीं से कुछ ना मिला तो अंदाज़ा हुआ कि आज लाइन में ही लगना पड़ेगा। वो एक लंबी लाइन थी, वो पीछे खड़े हो गए और लाइन चलती रही चलती रही चलती रही। आज उनकी फेवरेट मूवी लगने वाली थी, उनकी जो फेवरेट अदाकारा थी उसकी मूवी थी, और बहुत खुश थे। जैसे ही उनका बारी आने वाली थी, अभी 2-3 बंदे रह गए थे, तो उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला कि वो पर्स निकाल के उसमें से पैसे निकालें, तो पता लगा जेब खाली है, जेब कट चुकी है। फौरी तौर पे अगली इधर इधर जहाँ भी जेबें थीं सारी जेबें टटोल मारी, तो पता लगा सिर्फ चंद सिक्के हैं जो छूटे पैसे रह जाते थे, टूटे पैसे, बाकी पर्स गायब हो चुका है। वो एकदम से परेशान हो गए। अंदाज़ा हो गया इस बात का कि जेब कट चुकी है और अब नंबर भी आने वाला है। रेज़गारी जितनी जेब में है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि उनको टिकट मिल सके। बशीर, मैं नाम भूल गया था। तो बशीर साहब परेशान हो गए कि अब मैं क्या करूं, क्या वापस जाऊं, कल फिर आना पड़ेगा, कल टाइम मिले ना मिले। टाइम तो आज था और जब तक मैं जाता हूं लेके आता हूं मूवी तो काफ़ी चल चुकी होगी, क्या करूं। तो उसी लम्हे उनको एक कानों में आवाज़ सुनाई दी, बशीर साहब, और ये एक ऐसी सुरीली गुनगुनाती घुंघराली सी खातून की आवाज़ थी। बहुत ही प्यारी आवाज़ थी जो कानों ने सुनी थी, और उनका नाम पुकारा गया था, बशीर साहब। वो एकदम से चौंके, इधर उधर देखा और साथ ही सामने निगाह पड़ी तो एक हसीन और जमील खातून, इतनी हसीन कि उन्होंने इससे पहले इतनी खूबसूरत कोई लड़की तो नहीं थी, तकरीबन कोई 25-26 साल 27 साल की औरत ही कह लें, 22-23 साल तक लड़की होती है, उसके बाद हम लड़की कह लें। तो वो खातून उनको बुला रही थी और उसने ही उनका नाम लिया था। जितनी वो खूबसूरत थी, जितना उसके चेहरे की खूबसूरती, जिसको वो देख के ऐसा महव सा हो गया, बुत सा बन गया, हैरान सा रह गया, और उसकी आवाज़ भी उतनी ही खूबसूरत थी जितनी वो हसीन और जमील थी। और सबसे बड़ी बात, जो उसको मुजस्सम बना रही थी, पत्थर का बना रही थी, वो ऐसा लगता था वो बुत सा बन गया है, ऐसा लगता था वो अभी खड़े खड़े बेहोश होकर गिर पड़ेगा। इतनी हसीन और जमील खातून, उसका नाम बशीर लेके बुला रही थी। या खुदाया, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, मुझे तो आज तक किसी आम शक्ल सूरत वाली औरत ने मुंह नहीं लगाया, या कभी ज़िंदगी में मौका ही नहीं मिला कि मैं किसी की तरफ देख सकूं। ज़्यादा से ज़्यादा जाके अपनी पसंद की हीरोइन को देख लेता हूँ सिनेमा में बैठ के। ये हीरोइन से ज़्यादा खूबसूरत हीरोइन मुझे कैसे पुकार रही है। तो उसने फिर भी इधर उधर देख के कहा, कोई और बशीर तो नहीं, गलती से मैं समझ बैठा हूँ मैं बशीर, तो इधर देखा कोई नहीं। तो फिर उस औरत की तरफ देखा, तो फिर उसने उंगली करके कहा, आप। तो उसने यूँ इशारा किया कि मैं। उसने सर हिलाया, बशीर साहब आप आइए। तो एकदम से पीछे वाले को कह के, यार मेरी जगह रखना। चलता हुआ उसके पास गया, उसकी टांगें कांप रही थी और वो कांपता कांपता उस औरत के पास गया। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी फिर से खूबसूरत सी नशीली सी आवाज़ आई, आप परेशान हैं कि मैं आपका नाम कैसे जानती हूँ, आपका पर्स गिर गया था। जब मैं आ रही थी तो मेरे पाँव के नीचे कोई चीज़ आई, जब मैंने मुड़ के देखा तो नीचे पर्स पड़ा था, और जब मैंने पर्स उठाया तो उसमें आपका नाम भी था, आपका आईडी कार्ड भी है, और उस पर आपकी शक्ल भी है। तो मैं यहाँ से गुजरने लगी, किसका है किसी को देख सकूँ, तो आपको शक्ल देखते ही मैं पहचान गई, ये आपका है, और आपका नाम बशीर इस पर लिखा हुआ था, तो इसलिए मैंने आपको ये पर्स आवाज़ दे के कहा, ले लें, ये लीजिए अपना पर्स। उसने मुझे पर्स दिया और इजाज़त ली, ऐसे हाथ का इशारा करके कहा, इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, वो चली गई, और मैं जल्दी से अपनी लाइन में वापस गया। मेरा नंबर आ चुका था, मैंने उसको पैसे दिए, टिकट खरीदी और अंदर सिनेमा में जाके बैठ गया मूवी देखने के लिए। मेरी पसंदीदा हीरोइन सामने स्क्रीन पे जलवागर हो चुकी थी, लेकिन मेरी आंखें, मेरा दिमाग, मेरा दिल, मेरा मन उस हीरोइन को याद कर रहा था जिसने मेरा नाम लिया था, बशीर साहब। एक सुरीली सी, निस्वानी सी, एक चमचमाती सी आवाज़, एक लुभाती सी आवाज़ जिसने कहा था बशीर साहब, बार बार मेरे कानों में सुनाई दे रही थी। सामने पर्दा था, स्क्रीन का बहुत बड़ा पर्दा, सामने स्क्रीन चल रही थी, हीरोइन सामने थी, लेकिन मेरी आंखें बंद होती थी तो वही हसीनो जमील
मेरी आंखों के सामने आके कहती थी, बशीर साहब। कान एक सुरीली आवाज़ सुनते, बशीर साहब। मैं काफ़ी देर उस सिनेमा में बैठा रहा, लेकिन मैं मूवी नहीं देख सका। बशीर साहब के वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरे साथ आज ऐसा वाक़या होगा। एक हसीन और जमील दोशीज़ा उसका नाम पुकारेगी। वो कहता है मैं मूवी छोड़ के वापस आ गया। घर आया तो मुसलसल आंखें बंद करता खोलता तो एक आवाज़ आती, बशीर साहब क्या कोई मुझे भी इतना प्यार से पुकार सकता है? क्या कोई मुझे भी इस तरह हसीन और जमील देख के मुस्करा सकता है? वो एक पढ़ा लिखा था, उसको जॉब पहले मुल्तान में कर रहा था, अब यहाँ पे कर रहा था। वहमी किस्म का बंदा नहीं था वो। भूत प्रीत जिन शिन इन बातों पे यकीन कभी भी नहीं करता था। वो सुबह उठा, रात को पता नहीं कब जागते जागते उसको सोचते सोचते सुबह के टाइम उसकी आंख लग गई। वो उठा, तैयार हुआ, काम पे पहुंच गया। आज उसने काम किया, उसका दिल नहीं लग रहा था। जैसे ही उसको वहाँ से छुट्टी हुई तो वह फ़ौरन वहीं सिनेमा के बाहर पहुँचा। आज उसने टिकट नहीं लेनी थी। आज वो ढूंढता रहा कहीं वो दोशीज़ा, कहीं वो हसीन और जमील औरत उसको नज़र आ जाए। हर जगह देखने के बावजूद वो नाकाम सा होकर लौटा और घर जाके सो गया। वो नहीं जानता था वो उसको दोशीज़ा कहाँ मिलेगी। रात सारी फिर उसके ख्याल ख्वाब देखता रहा, और जब सुबह उठा काम पे गया तो वहीं काम पे उसके जहन में एक बात आई, कहीं ऐसा तो नहीं मैं उसको सिनेमा में देखता रहा हूँ, मुझे वो जो फलां कॉलेज है इसी ही सिनेमा के साथ मुझे वहाँ पे भी तो उसको देखना चाहिए। तो उसने फ़ैसला किया छुट्टी से पहले ही वो वहाँ पे पहुँच जाए। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की, दोस्त से मांगी और पहुँच गया वहीं पे। अब वो स्कूल कॉलेज के बाहर खड़ा वेट कर रहा था। उसने काफ़ी देर इंतज़ार किया और उसको वहाँ पे भी कोई ना मिला। मायूस सा होके वो लौट पड़ा। अब वो वापस मायूस सा जा रहा था कि मैं उस दोशीज़ा को कहाँ ढूंढूं, वो हसीन और जमील खातून मुझे कहाँ मिलेगी। कि रास्ते में उसने निगाह पड़ी कि बिल्कुल उसके करीब से किसी ने आवाज़ दी। वो अपने ध्यान में जा रहा था, बिल्कुल ऐसा कि उसको दुनिया जहान की कोई ख़बर नहीं। उसका बाइक भी जाके किसी चीज़ को लग सकता था, क्योंकि उस दोशीज़ा के ख्यालों में खोया हुआ सा था कि पास से किसी ने उसको आवाज़ दी, बशीर साहब। और उसने एकदम मुड़ के देखा तो वही लड़की कॉलेज ड्रेस के अंदर उसको खड़ी आवाज़ दे रही थी। वो एकदम से हड़बड़ा गया और कहा, आप कहाँ जा रही हैं? वो भी पैदल? उसने कहा, मैं अपने घर जा रही हूँ, मेरी कॉलेज की अभी छुट्टी हुई है। उसके मुंह से एकदम निकलने लगा कि मैं तो कॉलेज के बाहर खड़ा था। एकदम से वो चुप कर गया, क्योंकि जब छुट्टी नहीं हुई थी उससे पहले आके वो खड़ा था और वो सब लड़कियों को देखता रहा। जब वो नहीं मिली तभी तो वो मायूस होकर जा रहा था। तो उसने कहते कहते एकदम से अपने ऊपर कंट्रोल किया। उसने कहा, आइए, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, क्योंकि उस दिन आपने मुझ पे एहसान किया था तो मैंने भी तो आपके एहसान का बदला उतारना है। तो एकदम से उसका चेहरा जो खिलखिला रहा था सीरियस हो गया और कहा, अच्छा आप एहसान का बदला उतारना चाह रहे हैं? हाँ, अगर आप मुझे वैसे कहते तो शायद मैं बैठ जाती, मैं एहसान का बदला नहीं चाहूँगी। तो एकदम से खिलखिला उठा बशीर और उसको कहा, नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था, एहसान का बदला तो मैं सारी ज़िंदगी नहीं आपका उतार रहा था, तो मैं तो आपको वैसे कह रहा था, प्लीज़ आइए। और उसके बाद वो आई और उसके पीछे आके बैठ गई और उसने अपना हाथ भी उसके कंधे पे रख लिया। वो उसको रास्ते बताती रही, वो उसको उसी रास्तों पे चलता रहा और जहाँ चलते चलते वो एक ऐसे पोश एरिया में दाखिल हो गए जहाँ पे बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई थी। जब वो एक घर के सामने जाके रुके तो उसने कहा, बशीर साहब, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। मेरे माँ बाप की एक हादसे में वफ़ात हो गई थी। मेरे अब 2 मुलाजिम हैं जो मेरे साथ रहते हैं। गाड़ी मैं कम ही चलाती हूँ, गाड़ी पे मैं कम ही आती हूँ। घर के करीब ही है, या मैं टैक्सी ले लेती हूँ या कुछ थोड़ा सा मैं पैदल चलती हूँ। मेरे घर में माँ बाप है नहीं। आज आप आ गए हैं तो अगर आपको बुरा ना मिले तो आप क्या मेरे साथ चाय पीना पसंद करेंगे? बशीर को और क्या चाहिए था? उसने उसकी बाइक की ऑफ़र मान ली थी, वो उसके पीछे बैठ गई थी और अब उसको चाय की भी दावत कर रही थी। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतना खुशकिस्मत कहाँ से हो गया। मेरी शक्ल सारा तो बिल्कुल नॉर्मल सी है, एक हसीन व जमील लड़की जो मेरे पर इस तरह मेहरबान हो रही है, मेरे साथ उसने बैठ भी गई बाइक पे, अब मुझे चाय की भी ऑफ़र करी और घर के अंदर भी बुला रही है। तो उसके साथ जब घर में दाखिल हुआ तो घर बहुत ही खूबसूरत था। जिस तरह एक पोश एरिया था, अमीर लोग रहते थे, उसी तरह ये घर भी एक खूबसूरती का एक मंजर पेश कर रहा था। जिस तरह एक छोटा सा महल होता है, खूबसूरत सा घर था, हर चीज़
सलीके के साथ रखी गई थी। और वाकई उसके 2 मुलाजिम थे, एक मियाँ बीवी थे वो आपस में, औरत और मर्द उस घर में रहते थे। तो वो दोनों भी जब घर में वो दाखिल हुई तो उसकी खिदमत के लिए पहुंच गए, तो उसने उसको चाय और बिस्किट का कहा और वो दोनों बैठ के बातें करना शुरू हो गए। वो ड्राइंग रूम में बातें करते रहे और वो उसको बताती रही कि मेरे अम्मी अब्बू इस तरह हादसे में ये हुआ और उसके बाद मैं अकेली हूँ। उस वक्त भी जब वो थे मुझे गाड़ी से मसला था तो मैं इसलिए तरह गाड़ी कम चलाती हूँ। आप बताइए आप क्या करते हैं? अच्छा एक बात उसने कहा, बशीर साहब एक बात नहीं समझ आई। उसने कहा क्या? उसने कहा मैंने तो आपका नाम पूछ लिया था, मैं तो आपका नाम जानती हूँ, मैंने तो पर्स में से आपका नाम देख लिया, आपने मेरा अभी तक नाम नहीं पूछा। तो एकदम से चौंका और उसको थोड़ा सा झींप सा गया, शर्म सा आई। हाँ कि यार मैंने नाम क्यों नहीं पूछना? ओहो माजरत, मैं बस नाम ही नहीं आपका पूछ सका, वाकई मुझसे गलती होगी, आप प्लीज़ अपना नाम बताएं। उन्होंने कहा ये आप पूछना नहीं चाहते? उसने कहा नहीं मैं पूछना चाहता हूँ कि कैसे हो सकता है मैं नहीं पूछना चाहता, प्लीज़ अपना नाम बताइए। उसने कहा मेरा नाम शहज़ादी है। ओ वाह शहज़ादी, जैसे आप वाकई हसीन और जमील हैं, आपका नाम शहज़ादी ही होना चाहिए था। शहज़ादी बोली शुरू में मुझे डर लगता था अम्मी अब्बू के बाद। ये घर बड़ा सा घर था, काफ़ी बड़ा घर था, अकेली मैं रहती हूँ, लेकिन जब आप मुलाजिम हैं मुझे अब डर नहीं लगता। आप अकेले रहते हैं या आप भी किसी के साथ रहते हैं? तो उसने कहा मैं अकेला रहता हूँ। उन्होंने कहा आपको डर नहीं लगता? उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो इन चीज़ों पे बिलीव ही नहीं है, ना मैं इन चीज़ों को मानता हूँ, ना किसी चीज़ का मुझे डर है। तो वो शहज़ादी बोली मुझे भी डर इंसानों से लगता है, जिन्नात चीज़ों को मैं नहीं मानती, ये सब झूठ फ्रेब होता है। अगर मुझे भी डर लगता है तो सिर्फ इंसानों से लगता है। तो बशीर बोला मुझे भी सेम है कि आपकी तरह अगर सिर्फ डर लगता है तो इंसानों से लगता है, क्योंकि आके डकैती ना करे, चोरी ना करे। बाकी मुझे इन चीज़ों पे विश्वास नहीं है, जिन्हों भूतों में बिलीव नहीं करता। तो वो बोली, शहज़ादी बोली इन चीज़ों को मैं भी नहीं मानती, ये सब झूठ होता है। वो बैठ के बातें करता रहा और जब उसने चाय पी ली तो उसने कहा मैं इजाज़त चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो। तो उसने कहा अगर आपको बुरा ना मिले, आप एक अच्छे इंसान हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, आदत के नेचर के बहुत अच्छे हैं, आप भी ख़ानदानी बंदे लगते हैं, आपकी झुकी हुई निगाहें भी बताती हैं कि आप किसी अच्छे घराने से, आपको बुरा ना लगा करे तो आप मेरे घर आ सकते हैं जब भी आपका दिल चाहे। तो बशीर ने उठते हुए कहा अगर आपको बुरा न लगे तो कल एक कप और चाय का हो जाए, आप मुझे चाय पिलाएंगी? उन्होंने कहा जी ज़रूर, आप आइए, मैं इंशाल्लाह आपको कल चाय पिलाऊंगी। तो बशीर अब अपने काम पे पहुंच गया, लेकिन अब उसके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी, काम ख़त्म करूं, रात गुजरे और अगला दिन घर पहुंचते उसके दिमाग में चल रहा था कि रात जैसे कैसे जल्दी के साथ गुजरे, सुबह हो, काम पे जाऊं और जल्दी से काम ख़त्म करके शहज़ादी के घर पहुंचूं, क्योंकि आज तो कमाल ही हो गया था उसके साथ। आज भी उसने बहुत कोशिश की सोने की, लेकिन वो सो नहीं सका। आज तो किस्मत खुल गई थी, आज तो लॉटरी निकल आई थी। वो हसीनो जमील परी जिसका नाम सचमुच में शहज़ादी ही होना चाहिए था, जो थी ही सचमुच की शहज़ादी, वो अकेली रहती थी, उसको मिल भी गई थी, बाइक पे बैठ भी गई थी, और ना सिर्फ बैठी थी बल्कि उसने अपना हाथ भी उसकी कंधे पे रखा था। तो उसकी उस हाथ के लम्स को महसूस करके वो ऐसे सीना चौड़ा करके बैठा था, ऐसे फ़ख्र करके बैठा था और दुनिया को यूँ देख रहा था कि देख लो तुम सब, मेरे बैठे पीछे हूर परी बैठी है। आज उसको लग रहा था जैसे उसने दुनिया फतह कर ली है। मोटर बाइक चलाते हुए बहुत फ़ख्र से सीना चौड़ा करके बैठा था कि देखो ऐसी हूर परी, ऐसी शहज़ादी तुम लोग सोच भी नहीं सकते, और उसको मैं गाड़ी के बजाय बाइक पे बिठा के लेके जा रहा हूँ। अब वो सोचना शुरू हो गया, दोस्त से बाइक मांगी थी, आज भी मांगता हूँ, और वो सोच रहा था जल्द ही मैं अपनी बाइक भी ले लेता हूँ। रोज़ मांगना अच्छा नहीं लगा था, अब मुझे लगता है मेरा आना जाना शुरू हो जाएगा। वो आगे के ख्याल उसको मुसलसल वो प्लानिंग कर रहा था, मुसलसल ख्याल देख रहा था। आज वो जल्दी काम भी उसने जल्दी से फारिग कर लिया और उसको जल्दी छुट्टी होगी, लेकिन वो चाहता था वक्त से पहले ना जाए, वक्त गुजारे। बेचैनी से जो गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था कि वक्त गुजरे और वो उसके घर पहुंचे। और जब टाइम हुआ तो उसने बाइक स्टार्ट की और शर्र करके उसके घर के बाहर पहुंचा। उसने बेल बजाई तो मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला। तो उसने कहा मैडम से कहिए कि बशीर आया है। उसने कहा अच्छा। वो अंदर चला गया और थोड़ी देर के बाद वापस आके उसने गेट खोल दिया, प्लीज़ मैडम आपको बुला रही हैं। वो अंदर पहुंचा तो शहज़ादी उसके इंतज़ार में थी। उसको बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया और उसको बिठाया और उससे कहा बशीर साहब आज आपके लिए मैंने अपने हाथों से कबाब बनाए हैं, प्लीज़ चाय के साथ कबाब भी लीजिए। और चाय के साथ कबाब खाते उसको एहसास हुआ कि कबाब वाकई बहुत ज़्यादा लजीज थे, बहुत ही मज़ेदार थे। तो उसकी तरफ देख के बोला मैंने इतने मज़ेदार कबाब कभी नहीं खाए, या तो माँ के हाथों का खाया है, वो तो वहाँ पीछे रहती है, और यह आज खा रहा हूँ। अब अमूमन बाहर से होटल से ही खाना खाता हूँ, मुझे भी कभी कभी पकाने का शौक़ है, आलू गोश्त में बनाता हूँ, बहुत मज़े के आपको खिलाऊंगा, लेकिन भाई आपके हाथ के तो स्वाद ही आ गया, क्या बात है, इतना लजीज
कबाब मैंने कभी नहीं खाए, आप क्या आपको शौक़ है कुकिंग का? तो शहज़ादी बोली जी मुझे माँ ने सिखाया था, मुझे बहुत ज़्यादा कुकिंग का शौक़ है। वो उसके साथ बैठ के गपशप करता रहा और जब उठने लगा तो उसको कहा आपने तो मुझे कबाब खिला के पागल ही बना दिया, इतना लजीज कबाब मैंने ज़िंदगी में नहीं खाए। अब तो कहते हुए भी शर्म आ रही है, वरना दिल चाहता है कि मैं फिर से आके कबाब खाऊं। तो उसने कहा मुझे कोई इतराज़ नहीं, कल आप आके कबाब खाना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप खा सकते हैं। अंधा क्या चाहे दो आंखें, वो खुशी खुशी रवाना हुआ। अब उसको यकीन हो चुका था कि जो इतना अरसा उसने अकेला गुजारा था, सिर्फ काम पे तवज्जो दी थी, कभी किसी को आंख उठा के नहीं देखा था, तो उसको अल्लाह ताला ने सिला दे दिया था। एक शहज़ादी पके हुए बेर की तरह उसकी झोली में आके गिरी थी। अब उसको महसूस हो रहा था शादी शहज़ादी भी उसके में इंटरेस्टेड है, तभी उसकी तरफ देख के मुस्कुराती है, उसका इंतज़ार करती है, उससे बैठ के अपनी दिल की बातें करती है। अगले दिन मतलूबा टाइम पे वो पहुंच गया तो आज भी शहज़ादी ने उसके लिए कबाब बनाए थे, वही लजीज कबाब उसने बैठ के खाए और शहज़ादी से बातें करता रहा। तो बातों बातों में उसने इतना अंदाज़ा लगा लिया कि शहज़ादी भी उसको पसंद करती है। और आज उसने मजाक में कहा आप वाकई बहुत हसीन हैं, आपने पहले दिन मुझसे कहा था कि मैंने आपका नाम क्यों नहीं पूछा, तो मैं आपकी खूबसूरती में ऐसा खो सा गया था कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं आपका नाम पूछ सकूं। मुझे लगता है आपको बुरा लगा था। तो वो ऐसा कहका मार के हंस पड़ी और कहा हाँ मुझे बुरा लगा था, लेकिन जब आपने मुझे अब बताया है कि आप मेरी खूबसूरती में खो गए तो इसलिए माफ़ किया। उसने कहा नहीं आप बहुत खूबसूरत हैं, और आपने तो जब पहली दफ़ा मुझे आवाज़ दी थी मैं तो आपका दीवाना सा हो गया था। तो शहज़ादी ने आगे से कहा मैंने भी जब आपको आवाज़ दी थी, आपका पर्स वापस किया था, तब तक तो मुझे ऐसा कोई एहसास मेरे अंदर नहीं था, लेकिन जब आपने अचानक वहाँ से गुज़रे और मैंने आपको आवाज़ दी, ये तो बशीर साहब जा रहे हैं, आप ऐसे गुमसुम से बाइक चला रहे थे कि मैंने आपको देख लिया था, आप मुझे क्रॉस करके जा रहे थे, लेकिन मैंने आपको देख लिया था। तो मैंने जब आपको आवाज़ दी तो आप चौंके से थे, जब आप रुके थे तो आपने फ़ौरन ही मुझे ऑफ़र कर दिया, और जब आप मुझे घर छोड़ने आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बशीर साहब अब आप जब घर आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, सच पूछेंगे मैं आपका इंतज़ार करती हूँ, मुझे भी इंतज़ार होता है कि आप मेरे घर आएँ, मुझे आपका रोज़ आना अच्छा लगता है, मेरी ख्वाहिश है कि आप रोज़ मेरे घर चक्कर लगाया करें। ये ऐसी बातें थीं कि वो समझ रहा था, एक शर्म व हया की पैकर, एक मशरक़ी लड़की जो इतनी हसीन व जमील थी, जिसके माँ बाप नहीं थे लेकिन उसके पास दुनिया जहान की सब आसाइशें थीं, कोई कमी थी तो एक चाहत वाले, एक मोहब्बत वाले वफ़ादार शौहर की कमी थी। और उसको लग रहा था कि मेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं एक वफ़ादार शख्स हूँ, मोहब्बत दिल से मोहब्बत करने वाला हूँ, और अगर ये मुझसे शादी कर लेती है तो मुझसे ज़्यादा इसको कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। और वो इस बात को पहचान गई है कि मैं बहुत प्यार करने वाला और इज़्ज़त देने वाला शख्स हूँ। उसके साथ बैठा रहा, वो दिल खोल के एक दूसरे के साथ बातें करते रहे, और इसी तरह अगले दिन भी उसी के घर गया और उसके साथ बातें करता रहा। नेक्स्ट डे जब वो काम पे पहुंचा तो आज पता लगा कि आज बहुत ज़्यादा काम है और आज इसको मुकम्मल लाजमी करना है, और पीछे मुल्तान भी राब्ता करना है। तो वो काम करते करते ऐसा काम के अंदर मसरूफ़ रहा, अभी तक वो अपना काम सही तरीके अंजाम दे रहा था कि रात हो गई, उसको पता ही नहीं चल सका, और शाम हो गई। और जब उसने टाइम देखा तो टाइम तकरीबन ओवर हो चुका था। उसने कहा नहीं, इस टाइम उसके घर जाना अच्छा नहीं लगता, उसके यहाँ मुलाजिम भी दो रहते हैं, कल मैं उसके घर जाऊँगा, आज वैसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। वहाँ से वो निकला और अपने घर पहुँच गया। बाहर से उसने खाना लिया, घर के अंदर दाखिल हुआ तो पता लगा जो बर्तन थे वो सारे मैले पड़े हुए हैं, कोई भी बर्तन धुला हुआ नहीं है। वो इतने दिनों में वहाँ उसके घर इस तरह जाता था, आके सो जाता था कि बर्तन भी नहीं धो पाया, घर वैसे ही बहुत गंदा पड़ा हुआ था। तो उसने बैठ के खाना खाया जैसे कैसे, और उसके बाद सोच रहा था कि मैं अपने कपड़े चेंज करूँ और उसके बाद मैं लेट जाऊँ। वहीं पे दरवाजे पे किसी ने बेल बजाई। जब दरवाज़ा खटखटाया तो वो बाहर गया, और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो एकदम से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना वो हैरान हुआ कि उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि दरवाज़ा खोलते ही जो बाहर खड़ा होगा वो कोई और नहीं, वो शहज़ादी होगी। उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था, वो हूर परी, वो शहज़ादी उसके गेट के बाहर खड़ी थी, और उससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज उसको ये लग रहा था कि मैं बुलाऊं तो अंदर कैसे बुलाऊं, घर का तो हुलिया ही इतना ज़्यादा ख़राब था। तो एकदम से मुस्कुराई और कहा बशीर साहब, घर आए मेहमान को अंदर नहीं बुलाएंगे? तो एकदम से शर्मा सा गया, उसको अजीब सा कहा प्लीज़ प्लीज़ आइए आइए अंदर आइए। उसने रास्ता छोड़ दिया और वो
अंदर दाखिल हो गई। जब वो अंदर दाखिल हुई तो उसको अपने घर पे शर्म आ रही थी। बशीर को सारा घर अजीबो गरीब हुआ पड़ा था। वो कुछ किताबें पढ़ने का जिस तरह उसको शौक़ था, किताबें बिखरी हुई थी, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, और बर्तन जो काफ़ी दिनों के अनधुले पड़े थे वो अजीब से पड़े थे, और अजीबो गरीब घर की हालत थी। तो उसने आते ही कहा, कोई बात नहीं, मुझे पता है आप अकेले रहते हैं, असल में तो आपको एक दुल्हन की ज़रूरत है, असल में तो आपको एक बीवी की ज़रूरत है, आपको शादी कर लेनी चाहिए, रुकिए मैं आपके घर को ठीक कर देती हूँ। उसने कहा नहीं 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 प्लीज़ आप बैठिए बैठिए। उसने कहा नहीं आप प्लीज़ मुझे मौका दीजिए। उसके दिल ही दिल में लड्डू फूट पड़े, जो अभी से ही बीवी के काम सर अंजाम दे रही है, घर को सलीके से सेट करने जा रही है, ये एक अच्छी बीवी बन सकती है, और जितनी जल्दी हो सके मैं इससे दिल की अपनी बात कह दूँ और माँ से इसको मिलवाऊँ। और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर तक ही उसने सलीके के साथ सारी चीज़ें उसकी घर की वापस अपनी जगह पे ठीक कर दी, तकिए वहाँ पे रख के सारे घर को उसने सेट कर दिया, और उसके बाद उसने कहा आइए बैठिए। वो भाग के गया, उसके लिए चाय बना के लाया और उसने उसके साथ बैठ के चाय पी। आज उसका दिल चाह रहा था कि उससे शादी की बात कर ले, लेकिन उसको शर्म आ रही थी कि यहाँ नहीं, आज वो आई है और आते ही मैं मतलब पे आ जाऊँ, उसको बुरा लगेगा, कल इसके घर जाके बात करूँगा। लेकिन एकदम से उसको ख्याल आया, उसने कहा ये बताइए आपको मेरे घर का एड्रेस कैसे पता लगा? तो कहका मार के हंस पड़ी और कहा ढूंढने से तो खुदा मिल जाता है बशीर साहब, का आपका घर कैसे नहीं ढूंढ सकती। आज आप आए नहीं तो मेरा दिल बहुत उदास हो गया, तो मैंने कहा अगर आप नहीं आए तो मैं चक्कर लगा के आती हूँ। ये बात कहते हुए उसके चेहरे पे इंतहाई शर्म व हया आ गई और उसने चेहरा नीचे झुका लिया। कहा बस हमें इजाज़त चाहूँगी, बस इतना कहने आई थी, घर चक्कर लगा लिया करें वरना मेरा दिल भी नहीं लगता, मैं उदास हो जाती हूँ। ये कहा और उसके बाद शर्माते हुए वहाँ से उठ गई और उसको छोड़ने के लिए बाहर आया। उसने उसको खुदाफिज़ किया कि चले मैं आपको छोड़ के आता। उसने कहा नहीं मैं चली जाऊँगी, बस आप घर चक्कर लगाइएगा। जब वो वहाँ से रवाना हो गई तो उसको लगा कि बस ये ना हो कि ये किस्मत फूट जाए, ये मुझसे दूर हो जाए और जो मेरी लॉटरी निकली है मुझसे गायब हो जाए। मुझे जितनी जल्दी हो सके इसको कल जाके अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। आज जिस सलीके से जिस अंदाज़ में घर को सेट करके गई है, वो भी चाहती है कि वो मेरी दुल्हन बने, तो मुझे कल इसको अपने दिल की बात कह देनी चाहिए, क्योंकि अब उसका भी मेरे बगैर दिल नहीं लगता। आज वो अच्छे कपड़ा पहने उसने, जब ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ, बड़े ज़बरदस्त अपने उसके कपड़े पहने, तैयार श्यार हुआ, ऑफिस पहुंचा। काम करने के बाद वो सीधा उसके घर पहुंचा। आज जब अंदर गया, दरवाज़ा नौकर ने खोला तो अब वो जैसे इसको देखते थे कहते थे आ जाइए प्लीज़। आज भी उसने दरवाज़ा खोलते कहा जी आ जाइए। ये अंदर दाखिल हुआ तो ड्राइंग रूम में उसी जगह पे बैठ गया। तो वहीं पे वो नौकरानी जो उसकी बीवी थी, नौकर की जिसने दरवाज़ा खोला था, उसने कहा बाजी आपको अंदर कमरे में बुला रही हैं। इससे बड़ी खुशी की उसकी बात क्या हो सकती थी। आज उसके बेडरूम तक जा रहा था और जब उसके अंदर बेडरूम में दाखिल हुआ तो वो बेडरूम में मौजूद नहीं थी। वॉशरूम के अंदर से आवाज़ आई प्लीज़ आप तशरीफ़ रखिए, मैं अभी बाहर आती हूँ। वो कमरे को देख रहा था, बहुत आलीशान बेडरूम था, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। और थोड़ी देर के बाद गीले बालों के साथ टॉवल करते हुए जब वो बाहर निकली तो बहुत ही हसीन और जमील थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आज उसने जिस तरह कपड़े पहन रखे थे, स्लीवलेस बाजू थे, उसके पूरे शोल्डर नज़र आ रहे थे, उसकी टांगें नज़र आ रही थी, वो पागल हुए जा रहा था। उसने इतनी खूबसूरत खातून जिसका शक्ल भी इतनी खूबसूरत थी, उसका जिस्म देख के अजीब सा वो हैरान हुए जा रहा था और पागल हो रहा था। वो सोच रहा था ये मेरी बीवी बनेगी तो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन शख्स मैं हूँगा। वो टॉवल से बाल साफ़ करते हुए सामने सोफ़े पे आके बैठ गई और कहा माजरत मैं थोड़ी सी लेट हो गई, मैं शावर लेने चली गई थी, कैसे हैं आप? उसने कहा आज मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। हाँ हाँ बशीर साहब बताइए। उसने कहा है शहज़ादी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे आपसे शदीद प्यार हो गया है, मैं अब आपके बगैर नहीं रह सकता, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आपको अपनी माँ से मिलवाना चाहता हूँ। अगर आप इनकार करेंगी तो मैं आपको पूरा पूरा हक है, आप इनकार कर सकती हैं, लेकिन मेरे दिल के अंदर जो बात थी, रात बड़ी मुश्किलों से मैंने फ़ैसला किया कि आपको मैं कह दूँगा। वो चुप करके इस बात को सुनती रही और उसके बाद बोली एक सेकंड मैं लाइट बंद कर दूँ वाशरूम की, या आप बंद कर देंगे? उसने कहा जी जी मैं बंद कर देता हूँ। अपनी जगह से खड़ा हुआ तो एकदम से उसने कहा नहीं नहीं ओके आप बैठ जाइए बैठ जाइए। वो वहीं पे दोबारा से बैठ गया, क्योंकि उसको कह रही थी एकदम बैठ जाइए। और वहीं पे बैठे बैठे उसने अपना हाथ यूं बढ़ाया कि वही हाथ उसकी आंखों के सामने
इस अंदाज में बड़ा हुआ कि होता होता सीधा बाथरूम तक चला भी गया और अंदर दाखिल होकर उस हाथ ने लाइट को बंद कर दिया। और वहीं से उसका हाथ वापस जब उस जगह पे आया तो उसने कहा, हाँ बोलिए क्या कह रहे थे आप। तो ये इतना भयानक मंजर था, जो अभी बाल साफ करके टॉवल से बाल गीले बाल खुश कर रही थी, उसका हाथ इतना दूर गया था, लंबा होते 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 इतना दूर बाथरूम तक गया था कि वापस आ गया था कि वो कांपना शुरू हो गया और एकदम से उसके हाथ पांव फूल गए, वहीं पे अपनी जगह से इस तरह थर 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 कांपना शुरू हो गया और एकदम से छलांग मार के उठा और भागा दरवाजे की तरफ। तो देखा वो जो पीछे बैठी हुई थी अब उस जगह से गायब होकर बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़ी थी। ये पॉसिबल ही नहीं था इतनी जल्दी में वहाँ पहुँच सके। वो यकीनन वहाँ से गायब हुई थी और जादू के ज़रिए वो सीधी दरवाजे तक पहुँची थी और दरवाजे के वो हाथ में उसने वो पकड़ा हुआ था लाक और उसको कह रही थी, बशीर साहब आप तो जिन्नात पे यकीन नहीं करते कि जिन भूत तो होते ही नहीं हैं, क्या ख्याल है आज यकीन आ गया या कुछ और भी देखना है। ये अभी उसने कहा ही था कि उसी लम्हे वो जो एक उसने एक ड्रेस पहना हुआ था जिस तरह का, उसके ऊपर कोट सा जिस तरह वो टॉवल सब नीचे टॉवल लपेटा होता है एक और ऊपर टॉवल बांधा होता है, उसी लम्हे उसने देखा वो जो टॉवल उसने पहना हुआ था नीचे एक ऊपर वो एक लिया हुआ था सूट पहना होता है उसके नीचे टॉवल लिया था, वो टॉवल खुल के नीचे गिर पड़ा और उसके आंखों ने जो मंजर देखा उसके सामने वही हसीनो जमील ही लड़की खड़ी थी, सिवाय गर्दन तक नीचे टोटली ढांचा था, हड्डियों का ढांचा, टांगें पाँव पूरे जिस्म हड्डियाँ, यहाँ तक हड्डियाँ ही हड्डियाँ थी और ऊपर उसकी वही खूबसूरत हसीनो जमील चेहरा था गर्दन तक, गर्दन के नीचे एक इंसानी ढांचा था जो दरवाज़ा रोक के खड़ा था और वो कहके लगा रही थी। उसी लम्हे उसको लगा बशीर को, उसको चक्कर आने लगे कि वो वहीं पे बेहोश हो जाएगा और डर के गिर पड़ेगा, लेकिन क्योंकि वो इन चीज़ों को मानता नहीं था, बहादुर भी था, उसी लम्हे उसको एकदम याद आया कि मुझे आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। उसी लम्हे उसने आयतुल कुर्सी दिल ही दिल में पढ़नी शुरू कर दी। तो वो एकदम से बोली, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बंद करो इसको, चुप हो जाओ। उसको समझ गया कि आयतुल कुर्सी पढ़ने से इसको मसला हो रहा है। उसने आंखें बंद कर ली और ऊंची ऊंची पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही उसने ऊंची ऊंची बंद करनी शुरू कर दी तो वो जो बोल रही थी चुप कर जाओ, गुस्से में बोला करी चुप करो, चीख चीख के कह रही थी चुप करो। जब उसने चुप नहीं की और ऊंची ऊंची पड़ी तो उसकी चीखों की आवाज़ आई और उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा जब खुलते हुए उसने देखा तो बशीर ने आंखें खोली, देखा सामने कोई नहीं है, दरवाज़ा खुल चुका है। वो जो कपड़े उसने पहने हुए थे वो ज़मीन पे गिरे हुए हैं, जो उसने ऊपर वो ली हुई थी कोट टाइप, वो भी ज़मीन, गाउन टाइप लिया था, वो भी ज़मीन पे गिरा हुआ है। और वो भागता हुआ तेज़ी से गया, दरवाजे खोलते हुए गेट पे पहुंचा। मेन गेट से दरवाज़ा खोलते हुए मेन गेट पे उसने उस बंदे को भी देखा जो आगे दरवाज़ा खोलता था। वो साइड पे उसको अजीब से अंदाज में देख रहा था, उसको जैसे कोई अजीब व गरीब अंदाज में देखता है। तो समझ गया कि ये भी इंसान नहीं है, ये कोई और चीज़ है। तो वहीं से वो भागता हुआ दरवाज़ा खोला, बाइक स्टार्ट की और आयतुल कुर्सी पढ़ता पढ़ता वहाँ से निकला। डरते डरते अपने घर पहुँचा, लेकिन घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ। इसको इतना डर लगा हुआ था कि वो वहाँ से निकल जाए। तो कहता है वो रात मैंने घर को भी छोड़ के, मेरा घर जानती है, मैंने होटल के अंदर जाके कमरा लिया और उस होटल के अंदर मैंने रिहाइश इख्तियार की। सुबह होते ही यहाँ मैंने उनको कहा मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकता। मैंने वहाँ को उनको सिर्फ इतना बताया और उसके बाद गाड़ी में बैठ के मुल्तान पहुँच गया और तौबा की कि आज के बाद मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। उसके बाद मैं जब भी रात को सोता था आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के सोता था। नींद नहीं आती थी, कई अरसा तक मुझे उसके कहके सुनाई देते थे, उसकी बात बार बार मेरे कान में गूंजती थी। अच्छा तुम्हें जिन्नात पे यकीन नहीं है ना, तो अब तुम्हें पता लग गया होगा। तो उसको इस तरह की बातें याद आती और वो कहता मैं शदीद डरता रहा, कई अरसे तक डरता रहा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़िंदगी नॉर्मल हुई और उसकी माँ बाप ने शादी भी कर दी, फिर उसके बीवी बच्चे भी हो गए। फिर एक मौके पे जब वो बूढ़ा होने के करीब हुआ तो उसने अपने बच्चों को, बीवी को और रिश्तेदारों को ये बात बताई कि मेरे साथ ज़िंदगी में ये वाक़या हुआ था। तो सजाद ने मुझे कोयता से अपने मामू की ये वाली सच्ची कहानी भेजी है कि उनके साथ ज़िंदगी में ये वाला वाक़या हुआ था। तो आप लोग भी जी अपनी कहानी भेजिए और मेरा आप वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं कहानी में और लिख के भी भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है +92 313 6655500। रिपीट करता हूँ +92 313 6655500। इस पर अपनी कहानी को सेंड कीजिए, लेकिन नीचे लव स्टोरी STORY लाजमी आखिरी मैसेज में स्टोरी लिख के ज़रूर भेजिएगा। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।